हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम बिज़नेस इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे इसके सेकंड चैप्टर की। तो इसमें सेकंड चैप्टर में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके लिए है टेक्निक्स मेथड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग। जैसे हम टेक्निक्स की बात करें तो बहुत सारी टेक्निक्स थी जो हमने पीछे पढ़ी थी, उसी की टेक्निक्स और मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। जैसे पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज हैं। कहते हैं जब भी हम किसी चीज़ को मॉनिटर करने बैठते हैं तो बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे फर्स्ट है पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज में जो टॉप और एक्सपर्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो रेलिवेंट डाटा को कलेक्ट करते हैं थ्रू द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इन सभी सोर्सेज से। पब्लिश सोर्सेज के थ्रू हमें रिलायबल डाटा मिल जाता है जो हमारे डाटा कलेक्शन के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। लेकिन अगर कहीं पर भी हमारी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिश सोर्सेज के थ्रू रिलायबल नहीं है तो जितने भी मेथड्स अपने अडॉप्ट किए वो सभी वेस्ट हो जाएंगे। फिर हमें उस सिचुएशन में क्या करना है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि प्राइमरी डाटा खुद जाके कलेक्ट करना, प्राइम डाटा के साथ सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा में हमें एक ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत होती है जो एक क्वेश्चनरी और क्वेश्चनरी तैयार करता है और पोटेंशियल मार्केट को सर्वे करता है, रेलिवेंट डाटा इकट्ठा करता है। कई बार क्या होता है कि हमें वर्बल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पैनल डिस्कशन ऑन टीवी, डिबेट्स, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमें वो कलेक्ट हो जाती है। सेकंड आता है टेक्निक्स ऑफ सर्चिंग दी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। कहते हैं कि जब हम डाटा को मॉनिटर कर लेते हैं थ्रू पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज तो हमें उनको सर्च कैसे करना है। ठीक है, सर्च हमने न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के थ्रू कर लिया, लेकिन उसको हमने क्लिपिंग इकट्ठा करती है। उस क्लिपिंग को पर्टिकुलर डिफरेंट डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव्स को शेयर करना है ताकि उस क्लिपिंग के बेस पर कुछ एक कंक्लूजन निकल सके। नेक्स्ट आता है टेक्निक्स मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। कहते हैं कि आपने मॉनिटर कर लिया, सर्च कर लिया, अब बात ये कि फोरकास्टिंग किस बेस पे। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, क्या हो चुका है, व्हाट इज़ हैपनिंग और क्या होने जा रहा है। ये फ्यूचर पर जो बेस्ड होता है वो कुछ मेथड्स और टेक्निक्स उस पर यूज़ की जाती है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं हम फोरकास्टिंग को करने के लिए। जैसे कि पहला मेथड है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। इसको आप एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड या जूरी मेथड भी बोलते हैं। इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट की जो फोरकास्टिंग की जाती है वो जूरी मेथड और एक्सपर्ट ओपिनियन के और व्यूज़ के मेथड पर की जाती है। उनको हाई रैंक पर वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जैसे कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, कुछ रिसर्च से, कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट से। वो पैनल, ज्यूरी और कमेटी क्या करती है, टॉप एग्जीक्यूटिव्स को अपना ओपिनियन और व्यू भेज देती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स के साथ लगा के। तो उसी एक्सपर्ट की राय के हिसाब से वो डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। यहाँ पर जितनी भी फोरकास्टिंग की जाती है वो एक आउटसाइड एक्सपर्ट के साथ की जाती है। मतलब एक आउटसाइड एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया जाता है। वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ टारगेट कस्टमर, लेवल ऑफ कंपटीशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी, पॉलिटिकल कंडीशन, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखे अपना ओपिनियन देता है। उस एक्सपर्ट की बात मानी जाती है और वही जो है अप्लाई कर दिया जाता है। Their opinion are analyzed, discussed and then collective decision is taken regarding business forecast. This method is also similar to the executive opinion method. The only difference is that in executive opinion method, executive of business unit itself discuss their opinion and reach at final estimate. While in expert opinion method, services of outside expert are hired and estimate is based on opinion of these outside expert. देखो फर्स्ट वाले में जो एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड है इसमें जो है टॉप एग्जीक्यूटिव जूरी मेथड अपने बिहाफ पर ही जो डिसीजन लेगा उसको अप्लाई कर दिया जाता है। बट इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन आउटसाइड में आउटसाइड एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया जाता है, हायर किया जाता है। उसके बाद उसका जो व्यूज़ होगा मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के बेस पे, गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के बेस पे वो उसे बताकर चला जाएगा। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेल्फी मेथड होता है। डेल्फी मेथड ऑफ फोरकास्टिंग इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। डेल्फी मेथड में क्या है, एक बहुत ज़्यादा कमेटी बना ली जाती है। मतलब दिस मेथड इन्वॉल्व नो पैनल इन्फॉर्मेशन। ओके, इन दिस मेथड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट इज रीच विदाउट डायरेक्शन अमंग देम। अब इसमें
पहले वाले ने क्या डिसीज़न लिया उसको मैटर नहीं किया जाता। मान लो XYZ 3 बन गए, X का जो ओपिनियन था उसने Y को शेयर कर दिया, Y ने X के सारे व्यूज़ और नॉलेज पढ़ने के बाद अपना डिसीज़न दिया, Y ने आगे वो Z को फॉरवर्ड कर दिया। मतलब ये कॉन्टीन्यूसली वो प्रोसेस चलती रहेगी जब तक एक फाइनल डिसीज़न नहीं लिया जाता। मान लो Z हमारे पास लास्ट था, या फिर Z ने जो लास्ट डिसीज़न लिया वही मानकर उसको अप्लाई कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डेल्फी मेथड। इकोनॉमिक इंडिकेटर एनालिसिस मेथड, देखो नाम से पता लग रहा है कि क्या इंडिकेटर जिससे हमारी इकॉनमी इंक्रीज़ हो सकती है। कहते हैं गवर्नमेंट अगर एक लिबरल पॉलिसी फार्मर्स के लिए अनाउंस कर दे तो हम क्या करेंगे, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हायर लेवल्स ऑफ सेल अपनी बढ़ा देगी। अब अगर गवर्नमेंट ड्राइवर है या स्कूटी ड्राइवर हैं दोनों को ही हेलमेट पहनना कंपल्सरी करते तो हेलमेट बनाने कंपनी की जो सेल्स है वो हाई हो जाएगी। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर है हमारे लिए। पास्ट प्रोजेक्शन मेथड, पास्ट प्रोजेक्शन क्या होता है कि पास्ट के बिहाफ पर जो ट्रेंड्स बनकर सामने आ रहा है उस पर फ्यूचर में क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन पास्ट में किसी एक ईयर को बेस मान लिया जाता है, उस बेस के हिसाब से हमें ट्रेंड्स कैलकुलेट करने होते हैं जो कि ज़्यादा रिलायबल होते हैं, फ्री फ्रॉम द गेस वर्क होते हैं। But if there are major changes in component of current business environment, then forecast with this method may not prove useful। वो कहता है कि अगर ये तो हमें पास्ट बेस पर किसी एक को हमने बेस ईयर मान लिया तो हमारा डाटा रिलायबल है, यूज़फुल है, गेस वर्क है। बट अगर कॉन्टीन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में तो कॉन्टीन्यूसली चेंजेस आने की वजह से हम यहाँ पर पास्ट प्रोजेक्शन मेथड्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपके पास स्टैटिस्टिकल मेथड आता है। स्टैटिस्टिकल मतलब स्टैट्स पर बेस्ड, रिलायबल डाटा बेस्ड हम कौन कौन से मेथड जो है यूज़ करते हैं। जैसे पहला हम यूज़ करने जा रहे हैं ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। यहाँ देखिए जो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड है इज़ बेस्ड ऑन टाइम सीरीज़। आपने बिजनेस स्टैटिस्टिक में टाइम सीरीज़ एनालिसिस किया होगा, उसमें हम कुछ ट्रेंड इक्वेशंस बनाते हैं, एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं जो हमारी बिहेवियर को बताता है कि पहले क्या था और अब क्या होने वाला है। रिग्रेशन एनालिसिस में XY जो है सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशंस का यूज़ किया जाता है, उन इक्वेशंस के यूज़ पर ही हम अपने डाटा को रिलायबल बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिनेरियो डेवलपमेंट मेथड। देखिए सिनेरियो डेवलपमेंट मेथड जो है वो मोस्ट पॉपुलर मेथड है इस चैप्टर का। कहता है इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ फोरकास्टिंग व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक प्रीसाइज फोरकास्ट फॉर फ्यूचर। इट इज़ यूज्ड फॉर स्कैनिंग कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल इवेंट, जैसे कि हमें सोशो कल्चरल या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का सर्वे करना है तो हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सिनेरियो डेवलप हो जाएंगे। जैसे 3 पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हमें सिनेरियो के लिए मिल रहे हैं। फर्स्ट मिल रहा है सिनेरियो अंडर रोस्ट कंडीशन, सिनेरियो अंडर बेस्ट कंडीशन, सिनेरियो अंडर मोस्ट लाइकली कंडीशन। फॉर ऑल दीज ऑल्टरनेटिव सिनेरियो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन स्ट्रैटेजी और एंड कंटीजेंसी एक्शन प्लान्स आर डेवलप। कह रहा है इन कंटीजेंसीज को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने अपनी GDP को इंक्रीज़ करने के लिए भी 3 मेथड्स दिए, रोस्ट कंडीशन, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है या मोस्ट लाइकली कंडीशन। इस तरह से ये सिनेरियो डेवलप कर लिए जाते हैं और उनके बेसिस पर फोरकास्टिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। देखो नाम से पता लग रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग कि दिमाग का यूज़ करके न्यू आइडियाज़, न्यू यूनिक आइडियाज़, इनोवेटिव आइडिया, रिसर्च आइडियाज़ को डेवलप जब हम करते हैं तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड होता है। उसमें क्या होता है एक ग्रुप बना दिया जाता है, ग्रुप के अंदर एक प्रॉब्लम डाल दी जाती है, उस प्रॉब्लम को वो किस हिसाब से टैकल करते हैं उसके बेसिस पर न्यू आइडियाज़, इनोवेटिव आइडिया, रिसर्च आइडियाज़ कैसे लेकर आते हैं वो हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड होता है। इसमें सभी को अपने अपने आइडियाज़ देने के लिए फ्री छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए फ्री फ्रॉम द बायसनेस बोलते हैं इसे। नेक्स्ट आता है बिजनेस बैरोमीटर मेथड। बैरोमीटर मतलब होता है कि इंडेक्स नंबर बेस्ड है, उसी के हिसाब से इकोनॉमिक ट्रेंड्स को एनालाइज किया जाता है और इंडेक्स नंबर आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, सीजनल फ्लक्चुएशन, साइक्लिकल मूवमेंट, ये सब आपका इंडेक्स नंबर्स के मेथड्स होते हैं और इसके हिसाब से ग्रोथ रेट को एनालाइज और डायरेक्शन को एनालाइज किया जाता है। ये तो बात कर रहे थे हम फोरकास्टिंग किन किन मेथड्स की बेस पर की जाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन असेसमेंट। कहते हैं जो MIS है, ऑडिट परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है या फिर बजटरी कंट्रोल है, ये सभी चीज़ें इंटरनल एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट पर बेस्ड है और उसको एनालाइज करने के लिए आप अदर टेक्निक्स में आप क्या यूज़ कर रहे हो, स्वोट एंड स्वोक। देखो स्वोट में S का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। T की जगह C भी साथ में आ गया तो उसे आप चैलेंजेस का नाम दोगे। स्वोट और स्वोक के थ्रू आप एक पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकते हो
ये हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये जो 2 पॉइंट है स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये हमारे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं वो आपके लिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है। हमने ये कोशिश करनी है कि आपकी स्ट्रेंथ, आप में ताकत कितनी है, ताकत होने का मतलब है कि आप में कितने फाइनेंशियल, कितने HRM, कितने अच्छे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हो। अगर आपने वीकनेस को कम करना है, अगर वीकनेस को कम कर दोगे तो थ्रेट्स अपने आप ही कम हो जाएंगे। फिर आता है इटोप। इटोप का मतलब होता है इन्वायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। यहाँ पर इटोप को हम क्या कहते हैं कि बिज़नेस यूनिट में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं हमारे बिज़नेस को। कहते हैं द फेवरेबल चेंजेस इन एनी कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि अगर किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ प्लस पॉइंट्स आते हैं, उसमें चेंजेस होते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर पाएंगे। अगर कुछ भी अनफेवरेबल चेंजेस है तो हमारे थ्रेट्स जो है बढ़ते चले जाएंगे और हम मार्केट कंडीशन को नहीं समझ पाएंगे। तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, उन चीज़ों को एनालाइज करना ही इटोप एनालिसिस है। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग। इसके 3 ही पॉइंट है। जैसे पर्सनल एबिलिटी फॉर स्ट्रेटजी है, अगर हम पर्सन्स टू पर्सन्स बात करें तो सभी की जो एबिलिटी है, जो स्ट्रेटजी बनाने का तरीका, उसका एक्सपीरियंस, जो जजमेंट है, इंटरप्रिटेशन है, जो उसका कल्चर है, एज है, वैल्यूज़ है, वो सब अलग अलग होती हैं। डिफरेंट पर्सन्स एनालाइज द सेम सिचुएशन इन डिफरेंट मैनर। कुछ पर्सन्स इसमें पैसिमिस्टिक्स हो सकते हैं, कुछ ऑप्टिमिस्टिक्स होते हैं। एक पर्सन किसी इन्वायरमेंट को अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है तो दूसरा उसको थ्रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। तो अलग अलग जो पर्सन्स है उसकी सभी एबिलिटीज़ और जजमेंट के अकॉर्डिंग उसको इफेक्ट्स भी अलग अलग करता है। इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर या फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। इंटरनल इन्वायरमेंटल इट मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस। इसमें ह्यूज फाइनेंशियल कंडीशंस, HRM, लार्ज मार्केट साइज, गुड ब्रांड इमेज, कॉर्पोरेट इमेज, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर कुछ फेवरेबल चेंजेस होंगे तो उसका भी पता लग जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर। इफ़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस यूनिट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आए दिन नए से नए टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होते रहते हैं। उन डेप्थ एनालिसिस के बाद भी ये कोई शॉर्ट नहीं है कि वही सब कुछ हो जाएगा। तो ऑन दी अदर हैंड, इफ़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ एनी बिजनेस यूनिट इज़ सिंपल एंड लेस डायनेमिक, देन स्कैनिंग ऑफ सच इन्वायरमेंट इज़ कंपैरेटिवली ईजी। अगर बार बार चेंजेस नहीं हो रहे, कम चेंजेस हो रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि उनका कंपैरिजन करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।